हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में हम सब पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। और इसका हम सभी ने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। यह आपका थर्ड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो इसमें जो आप सभी को हमने होमवर्क दिया था कि आप सब कमेंट करके मुझे इसका रिप्लाई बताएंगे, तो आई होप आपने कमेंट किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देख लेते हैं जो होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन क्या था? वस्तु के संवेग में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? यह आपका HW में दिया गया था होमवर्क। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, बल की मात्रा पर, ठीक है, और समय पर। ठीक है। इन दोनों पर यह आपका निर्भर करता है। ठीक है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट मिलता है सबसे पहले आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, DSSB, KVS, बिहार TRE 4 का, या यूपी से रिलेटेड। ठीक है। और सीटेट को लेकर के भी आप सभी को यहीं पर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा मेहनत आप सबको अच्छा लग रहा हो, तो लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करिए। बाकी कोई डाउट भी होता है तो आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 चलिए पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर 0 न्यूटन बल लगाने पर वह गतिशील हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर गिर जाएगा। अब आप मुझे बताइए। तो आई होप आप सभी ने बताया होगा, रिप्लाई दे दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, आई होप आप सभी ने दिया होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि बिल्कुल राइट है। अब बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था, ये क्वेश्चन मैं दोबारा क्यों उठाया हूँ मैं आपको बता दूँ, ये पहले भी हो गया। बहुत लोगों का ये डाउट था कि सर जब 0 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि बल ही नहीं लगा रहे हैं, तो इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि स्थिर रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्थिर रहना भी एक बिना परिवर्तन है। अब इसमें देखिए आपका सुटेबल आंसर क्या है कि गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम में जैसा रहेगा वैसा ही है। यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए जैसे गति कर रही है, ठीक है, अपने आराम से, और उस पर आप कोई बल नहीं लगा रहे किसी भी तरफ से, चाहे वो घर्षण बल के रूप में हो, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में हो, या किसी भी तरह का हो, कोई बल ना हो, तो आपका जो वस्तु है वो इसी प्रकार से कंटिन्यूटी बना करके ऐसे गति करता रहेगा। ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस स्पीड से कर रहा है उसी स्पीड से। मान लीजिए वो ऐसे नीचे आ रहा है तो उसी तरह नीचे आएगा, मान लीजिए वो रुका हुआ है तो ऐसे रुका रहेगा, मतलब कि उसके मोशन में, उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब यहीं पर यदि कोई ऑप्शन होता कि अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो ये और ज़्यादा सुटेबल आपका हो जाता। अवस्था मतलब जिस सिचुएशन में है वैसा ही बना रहेगा, तो ये भी हो सकता था। ठीक है। लेकिन ये है नहीं, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 चलिए पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 53, एक ही वस्तु पर 2 विपरीत बल कार्य करें और समान हो तो परिणाम क्या होगा? ये आपका KVS PRT का क्वेश्चन है। अभी मैं एक और ट्राई कर रहा हूँ, आने वाले आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो आपका क्वेश्चन है सामने आपको किस एग्ज़ाम में आया है, ये भी कुछ मतलब मैं कुछ वीडियो में दिखा दूंगा कि किस एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है। तो आप सभी को ट्रस्ट और भी हो जाएगा। अभी वो सारी चीज़ें लिखने का मतलब ये होता है कि सब थोड़ा एक मन में अलग तरह की थॉट आने लगती है कि जो DSSB का करता है उसको ऐसा लगता है कि ये तो KVS में आया हुआ है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि एक ही वस्तु पर 2 विपरीत बल, फोर्स जो है वो अपोजिट लग रहा है, मतलब कि मान लीजिए ये अब है तो एक इधर बल लग रहा है और ये एक इधर लग रहा है। ठीक है। विपरीत दिशा में बल आपका लग रहा है। ठीक है। यप, इधर एक लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ठीक है।
और इसमें क्या बोला है, समान हो, मतलब जितना ये है इतना ये है। मान लीजिए F2, ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू F2, समझ रहे हो, ये है। बट माइनस यदि आप कर देते हो आगे तो इसका मतलब ये हो गया कि विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो परिणाम क्या होगा, वस्तु रुक जाएगी, वस्तु स्थिर रहेगी, बल असंतुलित हो जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आप सभी बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा कि वस्तु जो है वो स्थिर रहेगी, मतलब कि संतुलित अवस्था में रहेगी, नॉर्मल रहेगी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, वस्तु स्थिर रहेगी, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन आपका मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है मैं जिसमें आपको बता रहा हूँ कि किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। ये आपका DSSB का क्वेश्चन है और वो भी TGT का। TGT वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, DSSB को हो या KBS के, आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि DSSB वालों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया कि इनका आने वाला है डेट, ठीक है। तो रेडी हो जाइए, ठीक है। तो चलिए पढ़ करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आई होप आप सभी ने पढ़ करके रिप्लाई दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, क्या लिखा है, बुलेट और बंदूक के संवेग संरक्षण में बंदूक पीछे की ओर धक्का खाती है, या किसका उदाहरण है। आप देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए आपका ये बंदूक है, ठीक है, और यहाँ से आप गन जब चलाते हो तो जैसे गोली इधर निकलती है तो आपका बंदूक भी थोड़ा सा पीछे निकलता है। इसलिए बोला जाता है छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जिस स्पीड से निकलेगी तो उससे कम स्पीड में ये बंदूक पीछे आएगा, और छोटा बच्चा रहेगा तो लेकर के गिर जाएगा। हो सकता है बंदूक ये गोली और किसी दिशा में चली जाए, या कुछ भी हो सकता है, ख़तरनाक होता है ना, तो इस वजह से मना किया जाता है। तो इसमें क्या है, पीछे की ओर धक्का जो लगाता है वो किसका उदाहरण है, बताइए। तो आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि वजनी वस्तु को हिलाने में अधिक बल क्यों लगता है। वह भारी होता है इस वजह से लगता है ज़्यादा बल, या उसमें अधिक ऊर्जा होती है, उसमें अधिक जड़त्व होता है, वह गर्म होता है। ये आप जिन्होंने बता दिया, आप समझ लीजिए कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट पूरा क्लियर है। बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमने एक आपको जब फर्स्ट या सेकंड वीडियो में पढ़ाया तो आप सभी को मैंने बताया था कि मास जिसका हाई रहेगा उसका ये इनर्शिया भी हाई होगा, ठीक है। जो जड़त्व जो है ये भी हाई होगा, और जिसका मास कम रहेगा उसका इनर्शिया भी कम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट हमने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, 30 क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। मतलब कि 51 से चालू किए हैं तो 80 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, 30 से 35 मिनट में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन का सीरीज है, तो इसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। दौड़ते समय अचानक रोकने पर व्यक्ति क्यों गिरता है। संतुलन बिगड़ जाता है इस वजह से, त्वरण शून्य हो जाता है, गति का त्वरण होता है, या फिर गुरुत्व बल कम हो जाता है। बताइए कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा कि गति का त्वरण होता है। आप सभी को मैंने बताया था जब इंसान दौड़ता है, मान लीजिए ये इंसान है, सॉरी अब उल्टा हो गया, मतलब इसका फेस मैं ऊपर बना दूँ। चलिए एक ऐसे बना देता हूँ और एक इसी के ऊपर ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए ये लेग है, ठीक है। अब वो दौड़ता हुआ आ रहा है, एकाएक रुकता है, तो ये तो मान लीजिए इसका लेग रुकेगा, लेकिन इसका जो बॉडी है, अपर पार्ट है, ये तो उसी दिशा में पड़ता रहेगा, क्योंकि जड़त्व का नियम है ना कि जो वस्तु जिस दिशा में
गति करता है या रुका रहता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता, तो ये तो गति कर रहा है, तो ये आगे बढ़ने का ट्राई करेगा, आगे बढ़ने का, और ये आपका यहीं पर रुक जाएगा। तो इसी वजह से ये रुका रहेगा तो आप आगे मुड़ के गिर जाओगे, ठीक है। इसलिए पैर कभी कभी देखिए फिसलता है और आप खड़े हो, पैर फिसलता है तो आप पीछे गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका पैर आगे की तरफ फिसला, तो आपका बॉडी उसी कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में, वो आगे नहीं बढ़ा, केवल लेग बढ़ा, तो आप पीछे गिर जाते हो, ठीक है। तो इसका ये रीज़न है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो आपका जो राइट ऑप्शन है, गति का भी जड़त्व होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ये बताइए, जड़त्व के प्रकार नहीं है। जड़त्व भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कि जड़त्व का प्रकार नहीं है। विश्राम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, भार का जड़त्व। देखिए जड़त्व ऐसा टॉपिक है, एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, इन्वायरमेंट में सब जगह एग्जाम्पल बना करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा प्रकार नहीं है। तो आई होप आपने आंसर इसका बता दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसा क्यों? चलिए आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूँ। विश्राम का जड़ तो मैंने आपको बताया ना, एक जब आप बस में ट्रेवल करते हो, गाड़ी रुकी रहती है, बैठे रहते हो, एकाएक चलता है तो आप पीछे की तरफ हो जाते हो। या फिर गति का जड़ तो ये देखो, तो आपकी जब गाड़ी चलती रहती है, अंदर बैठे रहते हो, वो ब्रेक मारता है ड्राइवर, तो आप आगे की तरफ चले जाते हो, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो मोशन की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, ठीक है। तो वो गति का जड़त्व है। दिशा, जब आप ऐसे बैठे हो, ड्राइवर ऐसे गाड़ी को टर्न कर रहा है, तो आपका इधर झुकाव बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी पहले इधर थी, तो आपकी बॉडी इधर, अब गाड़ी इधर मुड़ रही है, बॉडी तो मुड़ नहीं रही है, बॉडी इसी वजह से इस तरफ आने लगेगा, ठीक है। तो यही है आपका गति का जड़त्व, ठीक है। तो लेकिन ये भार का कुछ जड़त्व नहीं होता है, ये गलत है। भार जो ये जड़त्व जो भार पर डिपेंड जरूर करता है, लेकिन ये प्रकार नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, एक शरीर जो स्थिर है वह स्थिर ही रहेगा यदि उस पर बल लगाया जाए, घर्षण बल कार्य करे, कोई बल ना लगे, वह गर्म हो। बताइए, ये तो आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है, उस पर कोई बल ना कार्य करे। देखिए ये सब बहुत कोई क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आप समझ लीजिए ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट तो है। यही क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं, समझ रहे हैं। अब सभी को लगेगा कि स्थिर है तो उस पर बल लगाओ, रुका रहेगा। घर्षण भी रहता है तो तभी कोई पदार्थ रुकता है, तभी हम सब पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं, ये आप सोचिए कि कोई बल कार्य नहीं करेगा तभी वो स्थिति को बनाए रखेगा जो स्थिति में है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। ये बहुत आपका आसान क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो बहुत बच्चों ने इसको गलत किया था। इसमें देखिए बल का एसआई मात्रक नहीं पूछा है, सीजीएस मात्रक पूछा है। ये एसआई मात्रक यदि आपका पूछता, ये जो आपका न्यूटन है ये एसआई मात्रक है, समझ रहे हैं। और आपका इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, डाइन। तो आप सभी याद कर लीजिए कि जो आपका सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है। अब चलिए एक आप बताइए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन होते हैं? चलिए बताइए। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए आप सभी तब तक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। ठीक है, आप सभी के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप सभी को समझ में आए, ठीक है। अब आप सब थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो और भी आप सभी के लिए अच्छा सब कुछ सेटअप तैयार करके और भी अच्छे से किया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। चलिए बताइए, बल का प्रभाव नहीं दिखाता जब वस्तु गति में हो, वस्तु स्थिर हो, बल संतुलित हो, बल असंतुलित हो। राइट ऑप्शन क्या होगा? बल का प्रभाव नहीं दिखता, कब नहीं दिखता बताइए?
तो बल का प्रभाव तब नहीं दिखता जब वह संतुलित हो। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, जो कि इक्वल है, F1 F2, ठीक है। और क्या कंडीशन है, F1 = F2 बट अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या है, जैसे एक होता ना कि मान लीजिए जितने बल से आप कोई सामान खींच रहे हो उतने ही बल से मैं भी खींच रहा हूँ, तो ना आप खींच पाओगे ना हम खींच पाएंगे, तो वो बीच में पड़ा रहेगा, तो मतलब उस पर कोई बल का कार्य ही नहीं कर पा रहा है, उसका कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। बल लगा रहे हो ना, आप अपने लिए बल लगा रहे हो, मैं अपने लिए लगा रहा हूँ, दोनों को नहीं मिल पा रहा है, तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं हो पा रहा है। तो इसका यही मतलब हुआ कि बल आपका संतुलित है, ठीक है। ये आप आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए मैं सब कुछ आपको शॉर्ट में सब कुछ अच्छे से समझाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ये क्वेश्चन आप सभी लोग जानते ही होंगे, नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम में किस में नहीं आया है, आप ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। और अभी IPL आपका मैच ख़त्म भी हुआ है, तो आप सभी को और भी अच्छे से आना चाहिए। क्रिकेटर कैच पकड़ते समय हाथ पीछे क्यों लेता है? ताकि गेंद का वेग बढ़े, संवेग कम करने के लिए, समय बांटकर बल कम करने के लिए, हाथ में चोट ना लगे। बताइए क्यों? इसका जो राइट ऑप्शन होगा, समय बढ़ाएगा तो इसका जो है बल कम हो जाएगा। बल किस प्रकार कम होगा, जैसे वो अपने हाथ में जब पकड़ेगा तो हाथ पीछे लगा, तो जो इसका वेग है, वेग तो साथ साथ कम ही होगा, जो हाथ पर फोर्स लगाना चाहिए, एकाएक लगना चाहिए, वो स्लो आकर के लगेगा, तो उसको चोट भी नहीं लगेगा। देखो हाथ में चोट ना लगे इसके लिए तो करता है, ठीक है, इसके लिए तो करता ही है कि हाथ में चोट ना लगे, लेकिन ये इसका राइट ऑप्शन ना होकर के ये है, ये इसका मतलब एक लॉ है कि मतलब इस प्रकार ये वर्क करता है, इस वजह से ये करता है, समझ रहे हैं। तो इसका जो आप राइट ऑप्शन ये नहीं लगाएंगे, इसलिए देखो DSSB KVS या सेंट्रल का जो भी एग्ज़ाम है, इसमें ऑप्शन आपको मिलता जुलता मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये भी सही है ये भी सही है, समझ रहे हैं। जो आप एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, कभी समान कभी विपरीत दिशा, एक दिशा में होते हैं। बताइए। चलिए आई होप आपने बता दिया होगा। तो ये विपरीत दिशा में होता है। मैं इसका एक पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए विपरीत दिशा में होते हैं, दो वस्तु पर लगते हैं, एक साथ लगते हैं, समझ रहे हैं। ये आपका तीन चीज़ें, आप ये तीनों तैयार कर लीजिए, इससे कोई आपका बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, दो वस्तु पर एक साथ लगते हैं, ऐसा नहीं कि पहले क्रिया लगेगा फिर प्रतिक्रिया लगेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। भारी वस्तु की तुलना में हल्की वस्तु को हिलाना आसान होता है, उसमें घर्षण कम होता है, वह अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है, उसका द्रव्यमान कम होता है, उसका आकार छोटा है। क्यों, मुझे आप बताइए। राइट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम होता है। राइट ऑप्शन क्या है? द्रव्यमान कम होता है। द्रव्यमान कम होने पर जड़त्व भी आपका कम होगा, कोई चीज़ उठाओगे आराम से उठेगा। उस पर घर्षण भी एक हिसाब से, मतलब घर्षण का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हवा में तो घर्षण लगेगा, लेकिन इसका जो मेन चीज़ है वो आपका यही है कि द्रव्यमान कम होता है, ठीक है। घर्षण का भी इफेक्ट ज़रूर होता है, मैं ये नहीं कहूँगा घर्षण का नहीं होता, तो लेकिन जिसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आप जिसको दोगे वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64। गति का तीसरा नियम लागू होता है, बताइए। केवल ठोस पर, केवल द्रव पर, केवल गैस पर, या सभी पर लागू होता है? बताइए। PRT का क्वेश्चन है। अब मैं एग्जाम नहीं बताऊंगा कि किस PRT का है, बस PRT का है। तो आई होप आपने रिप्लाई दिया होगा, ये सभी पर लागू होता है, ठीक है। ये जो है आपका, ये सभी पर लागू होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन क्या है, अगर बल का समय बहुत कम है और वह बहुत अधिक है, बल बहुत अधिक है, तो क्या होगा? समय कम है और बल अधिक है, कोई असर नहीं होगा, त्वरण बढ़ेगा, आवेग बहुत अधिक होगा, संवेग शून्य होगा। ठीक है, मैं जिस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, आप सभी लोग देखे होंगे कि बहुत क्वेश्चन को आराम से स्लो पढ़ता हूँ। यही तरीका ही है, आप स्लो पढ़ोगे, समझ करके पढ़ोगे, आपके मन में तुरंत वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, आवेग बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, आपका 15 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन अभी और करना है, जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, दो गाड़ियों की टक्कर के बाद कुल संवेग बदल जाता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, समान रहता है, बल पर निर्भर करता है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो दो गाड़ियों का टक्कर के बाद कुल संवेग समान रहता है। संवेग संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक, संवेग संरक्षण का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, गति बदलने के लिए कौन आवश्यक है? द्रव्यमान आवश्यक है, या बल, या दूरी, या समय? बताइए। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि कितना मतलब कंफ्यूजिंग है। आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये गति बदलने के लिए क्या आवश्यक है। आप पढ़ो एक बार, आपको सब जरूरी है। समय भी चाहिए, बल भी चाहिए, द्रव्यमान भी होना चाहिए, सब जरूरी है। लेकिन नहीं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बल, बल जरूरी है। समझ रहे? तो आप जब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है। यही तो जो एनसीईआरटी आप पढ़ते होंगे, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब जिसमें भी एनसीईआरटी बेस पर आते हैं, आपका डीएसएसबी एनसीईआरटी बेस पर ही क्वेश्चन बनाता है, केबीएस एनसीईआरटी बेस पर ही क्वेश्चन बनाता है, ईएमआरएस जो है इसी पर बनाता है, जो एकलव्य है इसी पर बनाता है। फिर उसके बाद आपका जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसमें भी यही इसी पर बनता है। तो आप सब देखिए कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक जड़त्व किस में होता है? कम द्रव्यमान वाली वस्तु में, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में, वेग वाली वस्तु में, शून्य द्रव्यमान वाली वस्तु में? बताइए क्या पूछा है? जड़त्व। मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, जिसका मास ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा, जिसका मास कम उसका जड़त्व कम। तो जड़त्व अधिक तो जिसका द्रव्यमान अधिक। ठीक है, तो आप सभी बस प्रिपेयर कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि जिन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा या भूल गए होंगे, रिवीजन नहीं किए, तो उन सबको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं एक आपको बात बता दूँ, ये आज लास्ट इसका टॉपिक है। इसके बाद हम सब ग्रेविटी पढ़ेंगे, गुरुत्व। तो जिन्होंने भी पढ़ा होगा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छा मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। तो ग्रेविटी जो है आपका, जो ग्रेविटी टॉपिक है, इस पर कल हम सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इस चैप्टर का मैं केवल हिंदी में पीडीएफ लाया, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है गुरुत्व, उसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, बाईलैंग्वेज मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इस पर थोड़ा माफ़ करिएगा। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन आगे से ध्यान रखूँगा। ठीक है, जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे जाती है। बताइए क्यों? नाव का संतुलन खराब हो जाता है, वजन बढ़ता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण हवा का दबाव होता है। बताइए, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रतिक्रिया। आगे आप बढ़ते हो, आप इधर बढ़ते हो तो आपका पैर इधर बल लगाता है, तभी आप आगे जा पाते हो। ठीक है, तो इसलिए आपका नाव पीछे जाता है तो आप आगे चले जाते हो। इसी प्रकार से एक रहता है कि आप मान लीजिए ऐसे तालाब है, ठीक है,
और यहाँ पर आप बीच में ऐसे फंसे हुए हैं, आपके पास नाव में ऐसे बैठे हो, लेकिन नाव से बाहर आने वाला लाने के लिए जो हत्था होता है वो आपके पास नहीं है, तो आप कैसे आओगे बताओ। तो अब ये भी आपका क्वेश्चन है। चलिए आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 80 क्वेश्चन तक हम सबको पहुंचना है। चलिए 80 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन चलिए 25 तो करेंगे, 75 तक जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 5 क्वेश्चन और करना है, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन क्या है। एक फुटबॉल को पैर से मारने पर वह गति में आ जाती है, किसका उदाहरण है। पहला नियम है, दूसरा, तीसरा, सभी। ये न्यूटन का पहला नियम मतलब समझिएगा, ठीक है। तो बताइए। तो इस पर जो है, इस पर आपका जो एक बल लगता है वो समझिए कि पहला नियम भी है, देखिए इस पर सभी का है, ठीक है। कैसे। अब पहला नियम क्या है, इस पर बल लग रहा है, तो बल लग रहा है बाहर से, तो अपने अवस्था में परिवर्तन ला रहा है, नॉर्मल स्थिर अवस्था में गतिमान हो रहा है। इसमें भी वही हो रहा है, F इक्वल टू एम में लगाने पर यही होता ना। और तीसरा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आप पैर से मार रहे हो तो बल आप लगा रहे हो, ठीक है, तो वो फुटबॉल आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा इसका जो राइट ऑप्शन है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि इसका राइट ऑप्शन आपका सभी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। यदि देखेंगे तो आप सभी को ऐसा लगेगा कि पैर से मार रहे हैं तो या तो दूसरा होगा या पहला होगा। अब बहुत मैक्सिमम लोग दूसरा नियम लगाएंगे, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है, मतलब सभी पर उदाहरण है, सभी का ये उदाहरण है, ठीक है। इसमें उदाहरण पूछा है कि ये किस पर सुटेबल उदाहरण के लिए आप समझा सकते हो, तो ये तीनों पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अभी देखिए यहाँ पर SI मात्रक पूछा ना, अभी एक CGS मात्रक था। चलिए आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे CGS मात्रक क्या था बल का। मैं इसका आपको राइट ऑप्शन बता देता हूँ, बल का SI मात्रक न्यूटन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। बताइए एक वस्तु तब तक विश्राम की स्थिति में रहती है जब तक वह भारी हो, उस पर कोई बल न लगे, उसे फेंका जाए, उसे गति दे दी जाए। बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। मतलब कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक वो स्थिर में रहेगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई गाड़ी अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकना किसका उदाहरण है। अभी मैंने बोला ना, अभी मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको जड़त्व का प्रकार पढ़ाया हूँ, 3 प्रकार था, ठीक है। तो उसमें इससे क्या है, तो इसमें ये पूछा है कि आगे की ओर झुकते हो। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि कोई गाड़ी ब्रेक लगा रहा है तो ये कौन सा है, गति का जड़त्व है या स्थिर का जड़त्व है। स्थिर का जड़त्व है, बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 74। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है। बताइए संवेग का मात्रक क्या होगा, संवेग का SI यूनिट क्या होगा। बताइए। तो आई होप आप सभी ने बताया होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्यों, इसका क्या होता है। चलिए आप सभी मुझे संवेग का बताएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी मैंने इसी पर कराया था, ठीक है, या मैं ही बता दूं। बल गुणे बल की दिशा में बल गुणे वेग, तो ये द्रव्यमान इंटू वेग होगा, ठीक है, बल नहीं होगा, द्रव्यमान और वेग होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। ये आपका देखिए यहाँ पर दिया भी है,
द्रव्यमान इंटू वेग, किसका सूत्र है? संवेग का, अभी आपको बताया ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। तो इसका तो आप सभी ने मुझे आंसर बताया ही कि ये तीसरा लॉ है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का, ठीक है। बंदूक आगे जाएगी, गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे जाएगी, क्रिया प्रतिक्रिया का लॉ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु पर कार्यरत कुल बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं, शुद्ध बल कहते हैं मतलब नेट फोर्स कहते हैं, और घर्षण बल कहते हैं, अपघर्षण कहते हैं, बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। आप सभी के लिए एक ये क्वेश्चन, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप सभी के लिए देता हूँ, ठीक है। तो आप सभी मुझे इसका बताएंगे कि राइट ऑप्शन क्या है। और हाँ देखिए, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताया करिए, ठीक है, जैसा भी हो। और कमेंट में ही मैं आप सभी को के लिए टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, कमेंट कर पिन कर दूंगा, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और यह सीरीज आपको प्लेलिस्ट इसका मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स, लाइट और ये लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर समाप्त हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रेविटी पर, ठीक है। हमारा 4th चैप्टर ग्रेविटी स्टार्ट होगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।